बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूँ सैयद फ़खर अब्बास बुखारी और 5th लेक्चर है हमारा। प्रैक्टिकल के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं फेडरल बोर्ड के लिए, स्टैटिस्टिक्स के लिए। 16th, 17th, 18th, 19th एंड 20th प्रैक्टिकल को हम 5 प्रैक्टिकल्स को आज डिस्कस करने की कोशिश करेंगे और कोशिश करूँगा कि शॉर्टेस्ट पीरियड ऑफ टाइम के अंदर आप लोगों को अपनी बात कन्वे कर सकूँ। आज फर्स्ट ईयर के प्रैक्टिकल्स की जो तादाद मेंशन है और जो प्रैक्टिकल्स मेंशन हैं फेडरल बोर्ड की तरफ से वो कंप्लीट हो जाएंगे फर्स्ट ईयर के लिए, लेकिन सेकंड ईयर के मज़ीद 20 प्रैक्टिकल्स बाकी हैं। मैं कोशिश करूंगा कि उनको मैं आप लोगों तक पहुंचा सकूं। तबीयत की नासाजी की वजह से वीडियोस उस फ्रीक्वेंसी के साथ नहीं आ रही जिस फ्रीक्वेंसी के साथ आनी चाहिए थी, जिसके लिए माज़रत ख्वाह, लेकिन कोशिश करते हैं कि आपको मैक्सिमम चीज़ प्रोवाइड कर सकें। तो मूव करते हैं। आज की डिस्कशन हमारी रहेगी प्रैक्टिकल नंबर 16 में जो रिक्वायरमेंट है उसको देख लेते हैं। कैलकुलेट करनी है ट्रेंड वैल्यूज़ बाय सेमी एवरेज मेथड और एस्टिमेट करके देनी है हमने 2005 के क्वार्टर्स के लिए जो भी एस्टिमेटेड वैल्यूज़ हैं उनको एस्टिमेट करके दे देंगे। क्वेश्चन नंबर 17 हमारे पास मूविंग एवरेजेस का जो है ना क्वेश्चन है और हमने 4 क्वार्टरली सेंटर्ड मूविंग एवरेजेस फाइंड करनी है। आपको मालूम है कि सेंटर्ड हमें लाजमी करना पड़ता है जब आपके पास इवन मूवमेंट चल रही हो। अगर ऑड मूवमेंट चल रही हो तो ऑलरेडी सेंटर्ड हो जाती है, उसको सेंटर्ड मेंशन करने की ज़रूरत बाकी नहीं रहती। और प्रैक्टिकल नंबर 18 में हमने सेकंड डिग्री पैराबोला फिट करना है। सेकंड डिग्री पैराबोला कह सकते हैं इसको, क्वाड्रेटिक कर्व कह सकते हैं इसको, सिंपली पैराबोला कह सकते हैं, सेकंड डिग्री इक्वेशन कह सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कह सकते हैं। तो इसको मुख्तलिफ नाम से पुकारा जा सकता है, मीनिंग सेम ही होगा। ये हमारे पास उसके लिए डाटा अवेलेबल है, इस डाटा के ऊपर हम ये सारा मेथड अप्लाई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 में हम लाइन फिट करेंगे। इसके अंदर लाइन फिट करके देनी है और इसके अलावा एस्टिमेट कुछ इसने वैल्यूज़ कही हैं वो भी हम उसको करके दे देंगे। क्वेश्चन नंबर 20 के अंदर लाइन और पैराबोला दोनों फिट करने हैं। फिर इन दोनों को हमने फिट करने के बाद जो है करना क्या है कि इनका कंपैरिजन देना है कि हमें कौन सा मेथड जो है ना बेहतर लगा। अपनी ओपिनियन देनी है, लेकिन वो जस्टिफाइड होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो हमारी मर्ज़ी हम वो कह देंगे, लेकिन उसको कोई ना कोई एविडेंस सपोर्ट कर रहा हो। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 का डाटा। कैलकुलेट ट्रेंड वैल्यूज़ बाय सेमी एवरेज मेथड एंड एस्टिमेट द वैल्यूज़ फॉर क्वार्टर्स ऑफ 2005। क्वार्टर्स और ईयर्स का डाटा हमें टेबल की फॉर्म में दे दिया गया हुआ है। 2001 का फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर, फोर्थ क्वार्टर, इस तरह 2002 के लिए, 2003 के लिए और 2004 के लिए हमारे पास ये डाटा अवेलेबल है। मैं इस क्वेश्चन को डायरेक्टली एक्सेल के थ्रू आपके सामने प्रेजेंट करूंगा, क्योंकि ये डाटा की लेंथ जो है ना, जब हम इसको लिखते हैं मिसाल के तौर पे हम ईयर्स और स्लैश क्वार्टर्स करके इकट्ठा करके लिखेंगे, यानी कि 2001 का फर्स्ट क्वार्टर, फिर इसका सेकंड क्वार्टर, इसका थर्ड क्वार्टर, फिर इसका फोर्थ क्वार्टर, फिर हम 2002 पर पहुंचेंगे, उसका फिर फर्स्ट क्वार्टर, फिर इसका सेकंड क्वार्टर, फिर इसका थर्ड क्वार्टर। तो ये हमारे पास लेंथ इसकी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। जो इस स्क्रीन के ऊपर आना, पावर पॉइंट की स्क्रीन बेसिकली मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो इसके ऊपर आना जो है ना वो शायद पॉसिबल ना हो। तो मैं समझता हूँ कि उसको डायरेक्टली एक्सेल के ऊपर ही कर लेते हैं। तो एक्सेल की शीट मैंने यहाँ पर खोली हुई थी, उसको देख लेते हैं। ये पहले से सॉल्व पड़ा हुआ है, इसको चले मैं एलिमिनेट कर लेता हूँ ताकि दोबारा से आपके सामने इसको डिस्कस कर सकूँ। ये है हमारे पास बाकी वर्किंग, इसको ज़रा क्लियर कर लिया मैंने। सबसे पहले आपने डाटा को जिस तरीके से मैं डिस्कस कर रहा था वहाँ पर कि ऐसे तरीके से रिकग्नाइज़ करना है कि आपने 2001 और उसकी फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर, फोर्थ क्वार्टर, इससे 2002 का फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर, फोर्थ क्वार्टर, और यही मूव अगर इसी तरीके से मूव ऑन करते जाएंगे आगे तक। अब ये हमारे पास डाटा जब आ जाएगा, आप इसको ध्यान रख लें कि मैं एक लाइन छोड़ के लिख रहा हूँ। यहाँ पर देखें, यहाँ पर एक ब्लैंक एरिया है, ये ब्लैंक एरिया आपके पास, ये आपके पास ब्लैंक एरिया है। ब्लैंक एरिया छोड़ने की क्या वजह है? इसकी वजह ये है कि जब हमारे पास 8 ईयर्स है ना, देखें ये 8 वैल्यूज़ हैं, 8 टाइम पीरियड्स हैं, तो उनको अगर मैं सम करूँगा, सेमी एवरेज है ना, तो 2 हिस्सों में डिवाइड करके सम करते हैं। यानी कि फर्स्ट ये वैल्यू फर्स्ट यहाँ से शुरू करें, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 वैल्यूज़ हैं। इन 8 वैल्यूज़ को मैं करूँगा सम, और इनका मैं सम लिखूँगा कहाँ? इन सारे टाइम पीरियड के मिडल में। इन सारे टाइम पीरियड का मिडल तो यहाँ बनता, और ये किसी भी 2 टाइम पीरियड्स के दरमियान का एरिया है। ये किसी भी ईयर के अलॉन्ग वैल्यू नहीं आ रही, इसलिए यहाँ पर हमारे पास ब्लैंक जगह जो हमने खाने छोड़ के लिखे हुए हैं या सेल्स छोड़ के लिखा हुआ है, तो ये हमारे लिए आसानी कर देगा। फिर अगले जो बकाया 8 हैं, एक नीचे इसके छुपा हुआ है, उनको मिला के जब इसका सम करेंगे तो वो हमें डेफिनेटली 2 टाइम पीरियड्स के दरमियान की जगह जो होगी वहाँ पर वैल्यू प्लाट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो कर लेते हैं कि स्टार्टिंग करते हैं हम। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ सेमी, और इस सेल के 2 हिस्से बनाए, एक में कर लेता हूँ टोटल
टोटल TOTL टोटल, और यहाँ पर कर देते हैं एवरेज। ठीक है, अब ये हमारे पास 8 वैल्यूज़, ये 8 वैल्यूज़ हैं, इनका होना है सम। तो इनका मिडल ऑफ द टाइम पीरियड कौन सा बना, इनका मिडल ऑफ द टाइम पीरियड ये है, यहाँ पर आके कर लेते हैं सम। ठीक है, सम मिल जाएगा हमें, यहाँ से इनको सम कर लेते हैं, ये आ गए, इनको मैंने सेलेक्ट कर लिया, ये सिलेक्टेड जगह जो है ना ये मुझे सम दे दिया इसने 471, और बकाया इसका यहाँ पर सेंटर बनेगा। मैं इसको रीचेक भी कर लूँ कि ये हमारे नीचे तक कवर कर रहा है एरिया को। ये 8 वैल्यूज़ जो आपके पास हाईलाइट हो चुकी हैं 60 से लेकर ये 60 है, 65, 50, 70, 72, 70, 80 और 75, इनको मैंने कर लिया सम। ठीक है, अब सम आगे, इन सम की मदद से हम एवरेज निकाल सकते हैं। एवरेज क्या होती है, सम ऑफ वैल्यूज़ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज़। तो कितनी नंबर ऑफ वैल्यूज़ थी, 8 वैल्यूज़ थी जिनको सम किया गया था, तो 8 से डिवाइड कर दिया। यही काम हम यहाँ पर भी आगे कर देते हैं, जो हमने सम किया हुआ है यहाँ पर उसको भी हमने 8 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर हमने नोट ये करना है कि यहाँ पर हुआ है इंक्रीज़ या डिक्रीज़। यहाँ पर मैंने पहले से लिखा हुआ था, इसको मिटा के दोबारा से लिखते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप ये और करें कि यहाँ पर जो पहले आपके पास वैल्यू, ऊपर वाली वैल्यू है वो है 58.875 और यहाँ पर है 67.75। इसका मतलब है इंक्रीज़ हुआ है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जो भी हमारे पास पीरियड ऑफ टाइम है। कितने टाइम के बाद ये इंक्रीमेंट लगा, यहाँ से शुरू कर लें, यहाँ से यहाँ तक, एक ईयर, दूसरा पीरियड, तीसरा पीरियड, चौथा पीरियड, 5वां पीरियड, 6वां पीरियड, 7वां पीरियड और 8वां पीरियड। 8 सालों के बाद या 8 ईयर्स के बाद ये जो आपके पास डिवीजन लग गई है। ठीक है, अब हमें करना क्या है जी, मैं इसको ज़रा मिटा लूँ तो कन्फ्यूजन आप लोगों के लिए बाकी ना रहे। तो मुझे क्या करना है, इंक्रीज़ है तो इंक्रीज़ फाइंड कर लें। इंक्रीज़ आफ्टर कितने ईयर्स, इंक्रीज़ आफ्टर 8 टाइम पीरियड्स कर लें, टाइम पीरियड्स कर लें या क्वार्टर्स कर लें। ठीक है ना, QTR लिख देता हूँ मुख्तसर करके। कितना इंक्रीज़ है वो आप सिंपली जो वैल्यू है नीचे वाली, जो बड़ी वैल्यू है उसमें से हम ये छोटी वाली माइनस करा देते हैं। तो ये इंक्रीज़ है आफ्टर 8 ईयर्स। ओके जी, इस इंक्रीज़ 8 ईयर के इंक्रीज़ से हम अगर 1 ईयर का इंक्रीज़ फाइंड करें तो कैसे फाइंड करेंगे, सिंपली ये जो आपके पास वैल्यूज़ हैं इसको हम 8 से डिवाइड करें तो हमें इंक्रीज़ आफ्टर 8 ईयर्स मिल जाएगा। अगर मैं इसको मज़ीद हाफ़ ईयर भी चाहिए, मुझे हाफ़ ईयर क्यों चाहिए, ये है सवाल यहाँ पर। इसका जवाब मैं दे देता हूँ आपको। यहाँ पर ये जो वैल्यू है हमारे पास, इसको मैं डिवाइडेड बाई 2 करके हाफ़ ईयर निकाल लेते हैं, फिर डिस्कस कर लेते हैं। देखिए आपके पास यहाँ पर जो वैल्यू पड़ी है ना, इस जगह पर हमें वैल्यूज़ पीरियड्स के दरमियान में नहीं चाहिए, बिल्कुल पीरियड के सामने या क्वार्टर के सामने चाहिए। यहाँ से यहाँ का ट्रैवलिंग जो है ना वो हाफ़ ईयर का है, यहाँ से यहाँ का ट्रैवलिंग जो है ना वो भी हाफ़ ईयर का है। जब आपको यहाँ की वैल्यू मिल जाएगी और यहाँ की वैल्यू मिल जाएगी, इन दोनों का जो गैप है ये तो ऑब्वियसली आपके पास 1 ईयर वाला गैप है, लेकिन ये वाला जो हाफ़ ईयर का गैप है वो भी मेरे पास होगा, ये वाला मेरे पास होगा, तो मैं इस काबिल होऊंगा कि यहाँ से मैं हाफ़ ईयर पीछे और हाफ़ ईयर आगे आ सकूँ। तो इसलिए मैंने हाफ़ ईयर जो इंक्रीज़ है वो भी नोट डाउन कर लिया। अब ज़रा मैं आपके सामने इसको ज़रा करके दिखाता हूँ। देखें मेरे पास, मुझे लेट से नीचे यहाँ पर वैल्यू चाहिए, तो इस वैल्यू के अंदर मुझे प्लस करना है। किसको, इंक्रीज़ है तो इसलिए प्लस करना है। किसको प्लस करना है, ये जो आपके पास हाफ़ क्वार्टर का इंक्रीज़ है, दैट इज़ 0.55469। ठीक है, ये मैंने कर दिया इसके अंदर ऐड। अब ये जो चीज़ आपके सामने नज़र आ रही है आपके पास, मैंने क्या किया, प्लस किया इसको। ठीक है ना, इसको मैंने प्लस किया, लेकिन ऊपर जाके मैं यही वैल्यू क्या करूँगा, माइनस करूँगा कि अगर नीचे को इंक्रीज़ हो रहा है तो ऊपर तो डिक्रीज़ है ना। ये वाला जो प्लस है इस साइन को मैं सिंपली माइनस में कन्वर्ट कर देता हूँ। अब इन दोनों का जो गैप है, यानी कि ये नीचे वाली वैल्यू को और ऊपर वाली वैल्यू को आप माइनस करा के चेक कर लें, ये वाला गैप जो है ना आपके पास, यही वाला गैप आ जाएगा। अब मैं अगर नीचे चलना चाहूँ, क्वार्टर टू क्वार्टर चलना चाहूँ, यहाँ की वैल्यू मुझे सिंपली इसके अंदर ये 1 क्वार्टर वाला जो है गैप जो है वो हम फिल करके मूव कर सकते हैं आगे। 1 + 1 0 9 3 8। मैं 4 वैल्यूज़ लिख रहा हूँ मेरे पास, तो चूँकि एक्सेल अवेलेबल है, अगर आप 2 डेसिमल प्लेसेस पे या 3 डेसिमल प्लेसेस पे एक दफ़ा करते हैं तो कोई मसला नहीं। यही हम इसी चीज़ को ऐड करते चलेंगे आगे और हमारे पास रिजल्ट्स जनरेट होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर जाने के लिए, पीछे के लिए हमें क्या करना होगा, पीछे के लिए हमें ये जो वैल्यू है उसके अंदर से माइनस कराना होगा, वही वाला 1.1093 और 8। ठीक है, ये माइनस करा दिया और पीछे मज़ीद जाके यहाँ के लिए भी माइनस कराएंगे और यहाँ पर भी माइनस कराएंगे, तो आपके पास ये सारी की सारी सेमी एवरेजेस वाला काम डन हो जाएगा। मैं पावर पॉइंट की स्लाइड देखें, यहाँ पर हमने 16
को डिस्कस कर लिया, इसके बाद 17 को भी हम एक्सेल पर ही डिस्कस करेंगे, वो भी 4 क्वार्टरली मूविंग एवरेजेस हैं। तो ये तो सेमी एवरेज था, तो मूविंग एवरेज के लिए भी मैंने यहाँ पर सॉल्व तो कर दिया था, लेकिन मेरा दिल कर रहा है कि इसको भी मैं आपको यहाँ पर करके ही दिखाऊँ। अच्छा जी, यहाँ पर हमें सबसे पहले करना क्या जी, 4 क्वार्टर मूविंग टोटल बनाना है। ठीक है, 4 क्वार्टर मूविंग टोटल, अगर ये 4 क्वार्टर्स हैं, इनको टोटल करेंगे तो इनका सम भी सेकंड क्वार्टर और थर्ड क्वार्टर के दरमियान में आ रहा है, यानी कि इन दोनों का अगर मैं इन चारों का सम करूं तो ये भी हमारे किसी क्वार्टर के सामने नहीं आ रहा, बल्कि 2 क्वार्टर्स के दरमियान की वैल्यू आ रही है। अब सेमी एवरेज में, मूविंग एवरेज में हम करते क्या हैं, हम ये करते हैं कि पहले वाली वैल्यू को छोड़ के नेक्स्ट वाली 4 ऐड कर लेते हैं। यानी कि पहले तो हमने कौन सी ऐड की थी, हमने पहले ऐड की थी यहाँ इस टोटल के लिए हमने ऐड किया था 72 + 98 + 79 + 106। अब इसको छोड़ देना है आपने और इसको साथ मिला लेना। नेक्स्ट में क्या करेंगे, इसको छोड़ देंगे, इसको साथ मिला देंगे, और हर एक का जो नया सेंटर बनता जाएगा उसके सामने वैल्यूज़ को लिखना शुरू कर देंगे। यही मैं आपके सामने ज़रा प्रैक्टिस करके दिखाता हूँ इसको। ठीक है ना, इसको ज़रा मैं एलिमिनेट कर दूँ ताकि आपको स्क्रीन साफ नजर आए। ठीक है, ये मैंने सम किया, किस चीज़ का सम है, ये आपको हाईलाइटेड एरिया नज़र आ रहा है, 72, 98, 79 और 106 ऐड हुआ। अब यहाँ पर ऊपर वाली वैल्यू 72 छोड़ दी है और 106 के बाद 79 को मैंने साथ में शामिल कर लिया। ठीक है, और यही प्रोसीजर हम थ्रू आउट तक आराम से हम यही रिपीट करते चलेंगे। ठीक है, मैं एक बार रिपीट करके आप लोगों को दोबारा से दिखा देता हूँ कि आप लोगों को पता चल जाए कि सम एक्सेल ऑटोमेटिकली यहाँ पर शिफ्ट कर रहा होता है, तो मुझे यहाँ पर तरद्दुद करने की ज़रूरत नहीं हुई, लेकिन आपको तो कैलकुलेटर से करना होगा, थोड़ा सा एहतियात से मूव करना होगा कैलकुलेशन में। ये 4 ऐड हुई, पहली को छोड़ा, नेक्स्ट वाली मिला ली साथ में, 4 दोबारा बन गई, इनका नया सेंटर भी आपके सामने थर्ड और फोर्थ क्वार्टर के सामने आ गया। यहाँ पर देखें, ऊपर वाली जो 98 थी अब उसको छोड़ दिया, अब 106 हमने शामिल 106 से पहले वाली वैल्यू जो थी 79 उसको छोड़ दिया, और 4 वैल्यूज़ के सम को इस तरह हम मूव ऑन करते जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर देख लेते हैं। अब आपके पास ये जो टोटल आया है ना, ये है किसी भी क्वार्टर के सामने नहीं है, मुझे अब इसको सेंटर्ड करना पड़ेगा। इसी वजह से इसने मेथड के नाम से नाम के साथ भी जो मेंशन हमें करके दिया ना, 4 क्वार्टर सेंटर्ड मूविंग, तो सेंटर्ड मूविंग की वजह ये बनी है कि मुझे अभी क्या करना है, दोबारा से लिखना है 4 क्वार्टर सेंटर्ड मूविंग, और यहाँ पर एक कॉलम में लिख लेते हैं हम टोटल और एक में लिख लेते हैं एवरेज। ठीक है, तो ये जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं, जो दो वैल्यूज़ हैं, इन दो वैल्यूज़ को आप सम कर लेंगे। इन दोनों को सम किया जब हमने, दोबारा से मैं इस तरह सम कर लेता हूँ, सम किया जब मैंने इन दोनों को, तो इन दोनों का सेंटर मैंने यहाँ पर लिख लिया। ठीक है, ये सेंटर क्यों है, ये अभी आपके पास एग्जैक्टली किसी क्वार्टर के सामने वैल्यू आ गई, इस वजह से सेंटर किया गया। यहाँ पर वैल्यू हमने किन को किया, दोनों को सम कर लिया, ऊपर वाले को छोड़ दिया। वही जो प्रोसीजर हमने पिछले कॉलम में अप्लाई किया था वही यहाँ पर भी अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पर 4 को कर रहे थे, यहाँ पर 2 को कर रहे हैं, और 2 ही हम करते हैं, चाहे आपके आसपास 4 की मूवमेंट चल रही हो, 8 की मूवमेंट चल रही हो, 2 की मूवमेंट चल रही हो इवन, तो आप लोगों ने फिर भी यहाँ पर सेंटर करने के लिए 2 ही को अडॉप्ट करना है। ठीक है, लेकिन अब आपने गौर ये करना है कि ये जो 717 जो आंसर आया है, ये कितनी वैल्यूज़ का सम है। देखिए, ये 355 जो है ना, मेरे पास 4 वैल्यूज़ का सम है, ये 362 ये भी 4 वैल्यूज़ का सम है, तो 4 वैल्यूज़ का सम प्लस 4 वैल्यूज़ का सम 8 वैल्यूज़ का सम है ये। तो अब मुझे एवरेज लेने के लिए क्या करना होगा, ये जो आपके पास 717 है, ये 717 है, इसको मुझे क्या करना है, इसको मुझे 8 से डिवाइड करना है एवरेज लेने के लिए, ना कि 4 से। तो ये मेरे पास रिज़ल्ट आ जाएगा इसका। ठीक है, ये मेरे पास रिज़ल्ट आ जाएगा, यही हम अडॉप्ट करते जा रहे हैं। देखो, इसको मैंने डिवाइडेड बाई 8 कर दिया। तो बहरहाल मेरे पास एक्सेल की सहूलत मौजूद है, तो मैं यहाँ से थोड़ा सा तेज़ी से वैल्यूज़ को जनरेट कर रहा हूँ। आप लोगों के पास कैलकुलेटर होगा, थोड़ा सा आप लोगों को एहतियात से मूव करना होगा। ठीक है, ये हमने 17 को डिस्कस कर लिया। आई थिंक ये बहुत मरतबा रिपीट होता है क्लासरूम के अंदर, तो हल्की सी रिवीजन ही आपको दरकार थी, वो आप लोगों को यहाँ पर मिल गई। इसके बाद मूव करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ, और करना है कि फिट अ सेकंड डिग्री पैराबोला टू द फॉलोइंग डाटा एंड कंप्यूट द ट्रेंड वैल्यूज़ एंड एस्टिमेट द वैल्यूज़ ऑफ 1968 एंड 1969। ओके जी, सबसे पहले तो डाटा जो हमारे पास अवेलेबल है उसको एज इट इज़ उतार लिया। समेशन वाई भी साथ में हमने कर लिया, समेशन वाई तो हमें ऑब्वियसली चाहिए होता ही होता है। तो सबसे पहले देखिए, हमारे पास रिक्वायर्ड लाइन है सेकंड डिग्री पैराबोला या सेकंड डिग्री कर्व या क्वाड्रेटिक कर्व। होता क्या, y = a + bx + cx², ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म होगी। अब हमारे पास इसकी नॉर्मल इक्वेशंस क्या बनती हैं। देखिए, आपके पास जब इस वक्त y = a + bx आपके पास एक लाइन हुआ करती थी, तो आप बोथ साइड पे समेशन अप्लाई करते थे। समेशन y इस
इस पर समेशन अप्लाई होगा तो कांस्टेंट वैल्यू पे समेशन अप्लाई हो तो वो n टाइम्स कांस्टेंट बन जाता है, प्लस b जो कांस्टेंट है समेशन से बाहर रखेंगे, b टाइम्स समेशन x, और इसी को ये जो आपके पास है इसको x से मल्टीप्लाई करें बोथ साइड पे, एक्स वाई इज इक्वल टू ये वाला बन जाएगा ए एक्स और ये वाला बन जाएगा प्लस बी एक्स स्क्वायर बन जाएगा। इस पर समेशन अप्लाई करेंगे आप तो समेशन एक्स वाई इज इक्वल टू ए समेशन एक्स प्लस बी समेशन एक्स का स्क्वायर। ये आपके पास दो आपके पास नॉर्मल इक्वेशंस बनती थी लाइन के लिए, लेकिन पैराबोला के लिए 3 बनेगी। क्यों? हमारे पास जितने अननोन्स होते हैं उतनी ही आपके पास नॉर्मल इक्वेशंस होनी चाहिए। पैराबोला के अंदर आपके पास 3 अननोन्स हैं तो 3 आपने इक्वेशंस जनरेट करनी है। पहले देखिए सर आपके पास नॉर्मल इक्वेशन क्या बनती है। नॉर्मल इक्वेशन बन गई, इसी के ऊपर सिंपली समेशन अप्लाई किया तो समेशन वाई इंटू एन ए प्लस बी समेशन एक्स प्लस सी समेशन एक्स स्क्वायर, ये वही चीज़ रिपीट करती है यहाँ पर। अब आप इस पूरी इक्वेशन को एक्स से मल्टीप्लाई करें तो ये क्या बन जाएगा, समेशन एक्स वाई बन जाएगा। यहाँ पर एन ए जो है ना ये अब चूँकि ए एक्स हो चुका था तो ये बन जाएगा हमारे पास ए समेशन एक्स बन जाएगा, क्योंकि वेरिएबल इन्वॉल्व हो गया तो एन टाइम्स वाला तो काम ख़त्म हो गया। यहाँ पर ये आ जाएगा बी एक्स स्क्वायर बन जाएगा, ये सी एक्स क्यूब बन जाएगा, तो आपके पास दूसरी इक्वेशन जनरेट हो जाएगी। ठीक है, ये आपके पास देख लें कैसे बना। आपके पास सिंपली वही है, आपके पास पूरी की पूरी इक्वेशन एक्स से मल्टीप्लाई हुई है तो ये समेशन एक्स वाई इज इक्वल टू ए समेशन एक्स प्लस बी समेशन एक्स स्क्वायर प्लस सी समेशन एक्स क्यूब बन गया। एक और मरतबा एक्स मल्टीप्लाई करेंगे तो ये समेशन एक्स स्क्वायर वाई बन जाएगा, ए समेशन एक्स स्क्वायर बन जाएगा, ये ए समेशन बी समेशन एक्स क्यूब बन जाएगा और ये सी समेशन एक्स की पावर 4 बन जाएगा। यही चेंज आएगा। आप इसको रटा ना भी मारें, लॉजिकली समझ लें तो भी आपको ये तंग नहीं करेंगे, आसानी से याद हो जाती है, समझ में आ जाती है। ये मैंने इक्वेशंस पहले क्यों लिखी हैं, इसलिए लिखी हैं कि मुझे पता चल जाए कि मैंने कौन कौन से कॉलम्स जनरेट करने हैं। समेशन वाई चाहिए था वो तो हमारे पास यहाँ पर आ गया हुआ है। एंड नंबर ऑफ वैल्यूज़ होती हैं, काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 वैल्यूज़ हैं आई थिंक, या 9 वैल्यूज़ हैं, वट एवर जितनी भी है तो हम देख लेंगे उसके हिसाब से और वो नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है ना। एक्स का कॉलम, दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट वन। अब यहाँ पर देखें, फिट अ सेकेंडरी पैराबोला टू द डेटा एंड कंप्यूट द 10 वैल्यूज़ फॉर 1968 इसके बाद आता ना। ठीक है, 1969 के लिए। अब सबसे पहले आप यहाँ देखें कि आपका मिडल ऑफ द टाइम पीरियड कौन सा बनता है। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 है और मिडल ऑफ द टाइम पीरियड 4th और 5th के दरमियान में बनता है। 4th और 5th के दरमियान में अगर मैं यहाँ पर 0 मानूँ तो ऊपर के लिए -1 कोड करें और इसके लिए +1 कोड करें। इन दोनों के दरमियान का गैप देखें कितना, -1 और 1 के दरमियान का गैप जो होता है ना वो 2 का है, 1 और 2। ठीक है, तो यही 2 का गैप जो है ना ऊपर नेगेटिव के साथ चला लेते हैं। ठीक है ना, ये -1 के बाद -3 -5 -7। अगर आप लोगों को एग्जैक्टली ईयर मिल चुका होता, मिसाल के तौर पे ये मेरे पास लिखा हुआ होता 1960 1961 1962 1963 1964 1 2 3 4 5 वैल्यूज़ है ना। तो अब जब आप इसको एक्स के लिए कोड कर रहे होते तो मिडल ऑफ द टाइम पीरियड पे 0 रखें, -1 -2 रखा जा सकता है, यहाँ पर 1 और 2 लिखा जा सकता है। ये तो सिंपल हो गया। लेकिन आपको मिडल ऑफ द टाइम पीरियड जब आप ना फाइंड कर सकें, यहाँ पे 1965 कर लेते हैं। अब हमारे पास 6 वैल्यूज़ हो गई हैं, तो 6 वैल्यूज़ हो गई तो मिडल ऑफ द टाइम पीरियड यहाँ है। अगर यहाँ पर 0 है तो यहाँ पर -1, यहाँ पर पॉजिटिव का 1। तो अब इन दोनों का दरमियान का गैप जो है ना वो 2 का, तो वो 2 ही का गैप हम यहाँ पर आगे को चलाएंगे, -3 और -5 और 3 और 5 चलाएंगे। यही प्रोसीजर हमने इस क्वेश्चन के अंदर अडॉप्ट किया। ठीक है, तो एक्स का कॉलम जनरेट हो गया। हम एक्स का कॉलम इस तरीके से क्यों जनरेट करते हैं, इस तरीके से जनरेट करते हैं कि ताकि हमें समेशन एक्स जो है ना वो 0 मिल जाए और हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाए। क्योंकि यहाँ पर जो ईयर्स है ना इनके अंदर एक फ्लो है, एक ईयर ऐड होता जा रहा है, या समटाइम्स अगर डाटा ऐसा हो सकता है 2 ईयर्स ऐड होते जा रहे हैं, तो हम उस तरह उसके फ्लो को मद्देनज़र रखते हुए उसको एक्स की वैल्यू से कोड कर रहे होते हैं। ठीक है, ये आप लोगों ने इस मेथड को अगर आप कंपेयर करें ना चेंज ऑफ ओरिजिन के साथ या चेंज ऑफ स्केल के साथ, तो आप लोगों को वो चीज़ सामने नज़र आ रही है। इसके अलावा समेशन एक्स तो हमारे पास यहाँ पर रिक्वायरमेंट थी, ये भी पूरी हो जाएगी। एक्स स्क्वायर का कॉलम चाहिए होगा हमें, एक्स वाई का कॉलम चाहिए होगा, समेशन एक्स तो हो चुका होगा, समेशन एक्स स्क्वायर का कॉलम भी, समेशन एक्स क्यूब चाहिए होगा और एक्स स्क्वायर वाई का कॉलम चाहिए होगा। ये सारे कॉलम्स आपने यहाँ से देख लेने और वही आपने यहाँ पर जनरेट कर लेने। कॉलम्स जनरेट करने के ऊपर मैं अभी टाइम नहीं वेस्ट कर रहा क्योंकि हम बहुत फ्रीक्वेंटली इसको डिस्कस करके आ चुके हैं। कॉलम्स आ गए और ये हमारे पास सारे सम्स की वैल्यूज़ हैं। ठीक है, मैं इसको हाईलाइट कर दूँ, ये डाटा का हिस्सा नहीं है बल्कि ये आपके पास रिजल्टेंट समेशंस हैं। ठीक है, जो आप लोगों ने सम कर लिए हुए हैं। अब इन वैल्यूज़ को लें और इन वैल्यूज़ को लेके सिंपली यहाँ पर वैल्यूज़ को प्लग इन करते हैं। लेकिन देखें यहाँ पर जो आपके पास जो जीरोज़ आ रही हैं ना उसको वैसे ही पहले से ही काट लें। यहाँ पर ये 0 आ रहा है, यहाँ पर एक ये 2 टर्म 0 आ रही हैं, ये टर्म हमारे पास 0 आ गई क्योंकि ये हमारे पास समेशन एक्स भी 0 है, समेशन एक्स क्यूब भी 0 है।
तो बकाया जो वैल्यू रहेगी समेशन वाई को पुट कर दें, इसको छोड़ दें, एन ए को पुट कर लें, और सी समेशन एक्स स्क्वायर के लिए आप समेशन एक्स स्क्वायर को पुट कर लें, और रिजल्ट आपका बन जाएगा यहाँ पर 1330 इज इक्वल टू 8a प्लस 168c। अब ये इक्वेशन मजीद सॉल्व नहीं हो सकती, दो अननोन पड़ेंगे, इसको रहने देते हैं एज इट इज़। अलबत्ता यहाँ पर सोल्यूशन की तरफ जाएगा काम। समेशन एक्स वाई की वैल्यू हमने नोट कर ली 2838, और ये आगे हमने b की वैल्यू को एज इट इज़ रखा, और समेशन एक्स स्क्वायर की वैल्यू 168 थी वो पुट की। अब यहाँ पर सिर्फ एक ही अननोन है, तो सिंपली आप ये 168 से दोनों साइड पे डिवाइड करा दें, तो आपके पास ए बी की रिज़ल्ट आ जाएगा। कोई किसी किस्म का साइमल्टेनियस सॉल्यूशन यहाँ पर ज़रूरत नहीं पड़ेगा। दिस इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ दिस समेशन एक्स और समेशन एक्स क्यूब के ज़ीरो होने की वजह से ऐसा हमारे लिए पॉसिबल हुआ है, ठीक है। और इसके अंदर भी पुटिंग करते हैं वैल्यू समेशन एक्स स्क्वायर वाई, समेशन एक्स स्क्वायर वाई की ये वैल्यू जो है हमारे पास यहाँ पर प्लग इन हो जाएगी। एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमने देखी हुई थी, दैट इज़ 168, ये पुट हो गई, और एक्स की पावर 4 समेशन एक्स की पावर 4 जो है ना हमारे पास ये वाली वैल्यू पुट हो गई। इन वैल्यूज़ को पुट कर लेते हैं, और अगर हम गौर करें तो यहाँ पर हमारे पास अननोन ए और सी है, और यहाँ पर भी हमारे पास अननोन ए और सी है। तो इसका मतलब ये है कि हम इस दो इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर सकते हैं। ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बन गई आपके पास। तो कोफिशिएंट्स बराबर कर लेते हैं, ये 8a है और यहाँ पर 168 है। हम देखते हैं ऐसा नंबर कि 8 को किससे मल्टीप्लाई किया जाए को 168 अचीव हो सकता है, तो वो है हमारे पास 21 से हम बोथ साइड बेस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कराते हैं, तो ये हमारे पास 1330 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाइड बाय 21, 168 मल्टीप्लाइड बाय 21 किया, तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। इसको मैं कह रहा हूँ इक्वेशन 1, और इसको मैं देता हूँ नाम इक्वेशन 2 का। ये दो इक्वेशंस मेरे पास आ गई। अब मैं इनको साइमल्टेनियस सॉल्यूशन की तरफ लेकर जाता हूँ। इक्वेशन 1 को लिख लिया और इक्वेशन 2 को लिख लिया। अब हमारे पास ए के कोफिशिएंट सेम है और दोनों का साइन भी सेम है, तो हमें माइनस कराना है। तो सिंपली आप लोगों ने जो पॉजिटिव साइन थे नीचे उनको हमने नेगेटिव से कन्वर्ट कर दिया। अगर कोई नेगेटिव होता तो उसको हम पॉजिटिव से कन्वर्ट कर देते। सिंपली हम इनके अलजेब्रिक साइंस जो है ना वो रिवर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया एलिमिनेट, और यहाँ से इनका सम और यहाँ से इनका सम हमने नीचे उतारा, दैट इज़ नेगेटिव 4408 और नेगेटिव 2688 आ गया। तो नेगेटिव और नेगेटिव तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और आपके पास एक सी का आंसर बन जाएगा। यहाँ पर सी का आंसर आ जाएगा 1.64। अब इस सी की वैल्यू को आप चाहें तो इक्वेशन 1 में पुट करें या चाहें तो इक्वेशन 2 में पुट करें। ये आपके पास इक्वेशन यहाँ पर आपके पास ये इक्वेशन 1 है, इसको भी इक्वेशन 1 कहा जा सकता है, ठीक है ना। तो ये वाली जो है ना, ये वाली दो इक्वेशन ये सेम है। ये बेसिकली इंप्रूव फॉर्म है, या 21 से मल्टीप्लाई हो जाने से चीज़ में फ़र्क तो नहीं पड़ा, एज इट इज़। ये बहरहाल जिसमें आप चाहें जो आपको अच्छा लगे उसमें पुट कर लें और आप रिज़ल्ट बना लें जो आपके पास अननोन जो रह चुका है, ए रह चुका है उसके लिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास जो इक्वेशन थी 1 उसमें मैंने पुट किया। 1 इक्वेशन कहाँ से पुट किया मैंने, ये वाली पुट किया, ठीक है ना। यहाँ पर मैंने सी की वैल्यू पुट की है और रिज़ल्ट आपके पास जनरेट हो जाएगा ए के लिए। ए की वैल्यू भी आ गई। अब ए भी है आपके पास, बी भी है आपके पास और सी भी है आपके पास। तो सिंपली ये जो आपके पास रिक्वायर्ड इक्वेशन है, इस ए की जगह पे ए की वैल्यू लिखें, इस बी की जगह पे बी की वैल्यू लिखें और सी की जगह पे सी की वैल्यू लिखें, और आपके पास रिक्वायर्ड इक्वेशन आपके सामने आ गई, ठीक है। ये जो आपके पास वाई हैट इज इक्वल टू ए प्लस पी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर था, ये क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी वाई हैट इज इक्वल टू 131.81 प्लस 168.89 प्लस 164 एक्स स्क्वायर। ये हमने इसकी ट्रेंड वैल्यूज़ भी फाइंड कर ली। कैसे फाइंड किए, ये जो आपके पास इक्वेशन आई है ना, इस इक्वेशन को मैंने ट्रांसमिट किया, यहाँ पर एक कॉलम जनरेट किया, और यहाँ पर जो एक्स की वैल्यू है, ये जो एक्स की वैल्यूज़ है, पहली मरतबा आपके एक्स की वैल्यू आपने ये वाली पुट की और ये रिज़ल्ट बन जाएगा। इन एक्स की जगह पे आप दूसरी मरतबा ये वैल्यू पुट करेंगे तो ये आपके पास नेक्स्ट रिज़ल्ट आ जाएगा। इस -3 को पुट करने पे 95.9 बन जाएगा। इसी तरीके से आप मूव ऑन करेंगे तो आपके पास सारे के सारे जो सेल्स हैं वो फिल हो जाएंगे। अलबत्ता एंड में जाके मैंने सम करके देखा है कि सम जो होता है ना 131 नज़र आ रहा है आपको, ठीक है ना। तो ये आपके पास सम जो है ना समेशन वाई के बराबर ही होता है। यहाँ पर मेरे ख्याल से समेशन में कोई गलती है, बल्कि ये मैंने ऊपर से ले आया हूँ। ये आपके पास सम, आप इसका चेक कीजिएगा, ये बन जाएगा 1330 बनेगा। फ्रैक्शन को ये इग्नोर करने की वजह से, या राउंडिंग ऑफ की वजह से थोड़ा बहुत पॉइंट्स का एरर आ जाए तो उसके बारे में कोई भी नहीं कहा जा सकता। सिंपली आप ये कह सकते हैं दिस फ्रैक्शनेट एरर इज़ ड्यू टू राउंडिंग ऑफ, आप इसको एक्सप्लेन कर दें, ठीक है ना। अदरवाइज़ आपका रिजल्ट सेम आएगा। तो ये रह गया हमारे पास एक पार्ट, वो क्या था कि 1968 के लिए भी वैल्यू एस्टिमेट करके देनी थी। तो ज़रा यहाँ से चेक करें, अगर यहाँ पर मेरे पास 1968 एक और ईयर होता तो यहाँ पर जो एक्स की वैल्यूज़ फ्लो कर रही हैं आपके पास 1 से 3 से 3 से 5, 5 से 7, और यहाँ पर 68 के लिए क्या होना चाहिए था, एक्स की वैल्यू 9 होनी चाहिए थी। 69 के लिए क्या होना चाहिए था,
उसके लिए हमारे पास 11 होनी चाहिए थी, ठीक है ना। 7 के बाद क्या आता है यहाँ पर, 2 के गैप के साथ 7 के बाद हमारे पास आता है 9 और इसके आ जाता है 11। तो हमारे पास ये जो इक्वेशन जनरेट हो रही है ना, ये जो इक्वेशन आपके पास यहाँ पर एक्स के अंदर जो है ना आप पुट कर लेते हैं, ठीक है ना। एक्स की वैल्यू 9 किसके लिए, 1968 के लिए, इसके अंदर पुट करें, रिजल्ट बनाएं और वो आपके पास आंसर आ जाना, दैट इज़ 416.66। इसी तरह 1969 के लिए हमें 11 पुट करना, 11 पुट करना चाहिए था हमें। अच्छा, ये मुझसे टाइपिंग मिस्टेक है, हमारी तबीयत जो है ना ख़राब हुई है, छोटी मोटी मिस्टेक्स चल रही हैं, लेकिन चलो मैं यहाँ पर इसकी करेक्शन दे रहा हूँ आपको। तो आपने 11 पुट करना है और उसका एक आंसर बना लेना। यहाँ पर 10 पुट हुआ, 10 के हिसाब से आंसर बना हुआ है, 10 जो है ना वो ठीक नहीं है, यहाँ पर आप लोगों ने 11 पुट करना होगा, रिमाइंडेड। यहाँ पर आपने 11 पुट करना है, इस जगह पे आपका 11 आएगा, यहाँ पर भी 11 आएगा, और भाई ठीक हो जाओ, यहाँ पर 11 आएगा और यहाँ पर भी 11 आएगा और यहाँ पर इससे डिफरेंट रिजल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो वट एवर जो भी रिजल्ट आए अपने कैलकुलेटर पे उसको ठीक कर लेना है, ठीक है। ये भी 11, ये भी 11। मूव करते हैं 19th की तरफ। अच्छा, 19 से पहले मैंने इसका एक हिस्टोग्राम बनाया था, आप लोग इतना मोटा मोटा ना बनाइए, एक्सेल के ऊपर ही मैंने बनाया तो आप लोगों के सामने नजर आना शुरू किया। मैं रेड ले आऊँ, ज़रा यहाँ से बता दूँ, आप कोशिश किया करें कि थोड़ा सा ये जो लाइन है ना ये थोड़ी सी ऊपर बने, इस एरिया में बने तो ज़्यादा अच्छी रहेगी आप लोगों के पास, ठीक है ना। आप अपने ये जो स्केल दिया हो ना, स्केल को अच्छे तरीके से मैनेज कर लें। एक्सेल ने ऑटो जनरेट करके दे दिया, मैंने भी वही ले लिया। जो भी वैल्यू रखें उसको छोटा सा डॉट रखें, छोटे छोटे डॉट्स रख के आपस में आप कनेक्ट कर लें। अगर ये पैराबोला है तो आपको फील होगा कि ये कर्व बन के चलेगा। लाइन की इक्वेशन होगी तो आप स्ट्रेट आपको लाइन नज़र आएगी उसके अंदर। तो आपने इनको ज्वाइन करना है फ्री हैंड के साथ, ठीक है। ये स्मूथ हैंड के साथ आप इनको ज्वाइन कर लेंगे तो आपके पास इसका ग्राफ भी आ जाएगा। उसने मांगा हुआ तो दे दें, ना मांगा हुआ तो टाइम हो तो दे दें, ठीक है, और टाइम ना हो तो फिर कोई मसला नहीं। ओके जी, आगे चलते हैं जी 19 की तरफ। फिट अ लीनियर ट्रेंड टू द फॉलोइंग डाटा शोइंग प्रोडक्शन ऑफ स्टील 1000 टन्स के अंदर दी हुई है, कैलकुलेट करनी है ट्रेंड वैल्यूज़ एंड एस्टिमेट द प्रोडक्शन ऑफ 1965 और 1966 के लिए हमने इसको प्रेडिक्ट करके देना। सबसे पहला काम क्या होगा, सबसे पहला काम तो हमारा हस्ब दस्तूर वही कि डाटा जो है ना हमारे पास जो हॉरिजॉन्टली लिखा हुआ उसको हम वर्टिकली प्रेजेंट कर लेते हैं। समेशन वाई भी साथ ही ले लेते हैं, बाद में कौन लेता रहेगा इसको, ठीक है। रिक्वायर्ड लाइन होगी इस दफ़ा हमारे पास y इक्वल टू a प्लस बी एक्स, ठीक है। लाइन और पैराबोला में या सेकंड डिग्री कर्व में फ़र्क क्या है कि इसकी डिग्री 1 होती है यहाँ पर, ठीक है ना। आपके पास जो वेरिएबल चल रहा है उसके ऊपर मैक्सिमम डिग्री जो होती है वो डिग्री ऑफ द इक्वेशन कहलाती है। या इस तरह कह लें कि जो वेरिएबल के ऊपर मैक्सिमम पावर होती है ना, यहाँ पर y के ऊपर भी पावर 1 है और यहाँ पर x के ऊपर पावर 1 है। मैक्सिमम पावर आपके पास कितनी है, मैक्सिमम पावर आपके पास 1 है। तो सिंपली आप कहते हैं फर्स्ट डिग्री इक्वेशन है। फर्स्ट डिग्री इक्वेशंस आर लीनियर इक्वेशंस, ठीक है। और सेकंड डिग्री इक्वेशंस देखें, y इक्वल टू a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर। तो वेरिएबल के ऊपर मैक्सिमम पावर आपको 2 नज़र आ रही है, तो इसका मतलब है इस इक्वेशन की डिग्री 2 है। समटाइम्स आपको y इक्वल टू a एक्स प्लस a एक्स वाई लिखा हुआ हो तो इसकी भी 1, इसकी भी 1 मिला के काउंट होगी। अगर ये प्रोडक्ट बन रहा हो तो डिग्री इसकी भी 2 है, ठीक है। बहरहाल हमारा वो टॉपिक नहीं है, मैथमेटिक्स में आप लोगों ने यकीनी तौर पर डिस्कस किया होगा। इसके लिए नॉर्मल इक्वेशंस उसी तरह जनरेट जो हमने पहले डिस्कस किया था, नॉर्मल इक्वेशंस जनरेट करके आपने लोगों ने सामने रख लेना। इसके हिसाब से आपने कॉलम जनरेट कर लेना। समेशन वाई चाहिए था, निकाल लिया। समेशन एक्स चाहिए था, उसके लिए कोड कर लेते हैं। अब दिस टाइम हमें मिडल ऑफ द टाइम पीरियड 1960 मिल रहा है, उसके सामने 0 रखा, ऊपर माइनस की गिनती, -1 -2 -3 -4 1 2 3 4 आपके पास वैल्यूज़ आ गई। तो यहाँ पर तो हमारे पास मसला रहा ही नहीं। क्यों, सिंपली हमारे पास समेशन एक्स भी 0 आ गया, वैल्यूज़ भी आराम से कोड हो गई। इस वाली इक्वेशन की तो ज़रूरियात पूरी हो गई है। n नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ होती हैं, तो नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ यहाँ से काउंट करेंगे, n पे लिख देंगे। समेशन एक्स वाई का कॉलम चाहिए होगा, समेशन एक्स वाई हमें चाहिए तो एक्स वाई का कॉलम चाहिए होगा जो एंड पे आके समेशन देगा। समेशन एक्स मालूम हो चुका होगा, बल्कि हो चुका है, और समेशन एक्स स्क्वायर के लिए हमें एक्स स्क्वायर का कॉलम जनरेट करना होगा। तो वो हम एक्स वाई का कॉलम और एक्स स्क्वायर का कॉलम जनरेट किया, सम्स निकाल लिए। वैल्यूज़ को प्लग इन करने से पहले देख लें जो चीज़ें 0 हो रही हैं आप उनको कैंसिल आउट कर दें, ताकि आप लोगों को लेबोरियस कैलकुलेशन से बचत हो जाए। समेशन वाई 801 है, वो पुट हो गया, और n नंबर ऑफ वैल्यूज़ 9 थी, वो पुट हो गया, और a एज इट इज़ रह जाएगा। डिवाइडिंग बाय 9 बोथ साइड पे करके आप लोगों ने a की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। और यहाँ पर समेशन एक्स वाई की वैल्यू हमारे पास 424 है और एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास 60 है। डिवाइडिंग बाय 60 बोथ साइड पे करके आप b की वैल्यू को ले सकते हैं। वैल्यूज़ दोनों आ गई हैं, तो आप सिंपली जो आपके पास लाइन थी y इक्वल टू a प्लस बी एक्स, इसके ऊपर छोटा सा हैट रख लेना ज़्यादा बेहतर होता है, ठीक है। तो ये आपके पास रिजल्ट्स आ गए। तो ये आ गया हमारे पास y हैट इज इक्वल टू 89.7.07x, ठीक है ना। a की जगह पे a की वैल्यू और b की जगह पे a की जगह पे a की वैल्यू और b की जगह पे b की वैल्यू को रिप्लेस किया, और हमने कहा कि ये लो जी आपका रिक्वायर्ड आंसर आ गया।
अब उसी तरह ही हमने एस्टिमेटेड वैल्यूज़ भी निकालनी है। ये वाई के ऊपर छोटा सा हेड रखना है, इसलिए ज़रूरी है कि ये वैल्यूज़ जो है ना, ये देख लें, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू डिफरेंट वैल्यूज़ हैं। ये बेसिकली जो वैल्यूज़ है ना आपके पास जो डाटा में गिवन होती हैं, ये ऑब्जर्व्ड होती हैं, ऑब्जर्व होती है। ये जो वैल्यूज़ यहाँ पर आ रही है ना, ये वैल्यूज़ हमारे पास एस्टिमेटेड हैं, एस्टिमेटेड है। तो ये वाई और वाई हेड के दरमियान बेसिक फ़र्क ये है, ये हमारे पास ऑब्जर्व वैल्यूज़ हैं और ये हमारे पास एस्टिमेटेड वैल्यूज़ हैं। हम एस्टिमेट करते हैं कि ऐसा होगा, तो थोड़ा बहुत हिल सकता है, आगे पीछे हो सकता है। हम जो है ना मॉडल जो डिस्कस कर रहे हैं वो डिटर्मिनिस्टिक नहीं है, प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल है। तो ये हम प्रेडिक्शंस दे रहे थे, प्रेडिक्शंस कैन नॉट बी ट्रू एग्जैक्टली, ठीक है ना, तो ऑन एवरेज ट्रू होते हैं, स्टैटिस्टिक्स आर ट्रू ऑन एवरेज, ठीक है। ओके जी, हमने एस्टिमेट करके देना था 1960 के लिए भी प्रोडक्शन को, तो 1960 के लिए हमें क्या प्लग इन करना चाहिए, 5 प्लग इन करना चाहिए 1965 के लिए, सॉरी यहाँ पे देखें 1965 होता तो ये कोड चलता हुआ कहाँ तक जाता, ये आपके पास 1 2 3 4 है, तो यहाँ पर अगले ईयर के लिए आपके पास क्या होता, 5 होता, तो 5 ही पुट कर दिया, रिजल्ट बना दिया। यहाँ पर इसके अंदर एक्स की वैल्यू की जगह 5 पुट कर दिया आपने। इसी तरह 1966 इससे नेक्स्ट ईयर है, तो 5 की जगह पे 6 पुट कर दें, तो आपके पास नेक्स्ट वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। वो भी मैंने पुट की होगी यकीनी तौर पर, ये हमने कर दीजिए पुट, 6 को पुट कर दिया, ठीक है, और हमें मिल जाएगा आंसर। वाई, यहाँ पर वाई हेड्स मैंने क्यों रखना बोला हूँ ये मुझे नहीं मालूम, ठीक है ना, तबीयत ख़राब होने की वजह से मेरे ख्याल से मैंने काम को बहुत खींचा और इसलिए शायद छोटी छोटी चीज़ें रहेगी। ये हिस्टोग्राम भी आपको देख लें कंपैरिजन में, ये जो आपके पास ब्लू लाइन है ना, ये ब्लू लाइन आपके पास जो रिप्रेजेंट कर रही है ना, ये रिप्रेजेंट कर रही है आपके ओरिजिनल डाटा को, और ये जो स्ट्रेट लाइन है ना आपके पास, ये कौन सा कलर है, मुझे, हम मर्द होते हैं कलर ब्लाइंड भी होते हैं, ख़वातीन को ज़्यादा अच्छे से नाम आता होगा, आई थिंक ये पिंक है, तो ये पिंक वाला उसके लिए है। आप कलर्ड लाइन नहीं लगाना चाहते ना लगाएं, आप सिंपली एक जो है ना, मैं चले यहाँ से कलर दूसरा उठा रहा हूँ, यहाँ से, यहाँ पर आप जो डॉट्स करते हैं ना, ओरिजिनल के लिए आप डॉट्स यूज़ कर लें छोटे छोटे से, ये ओरिजिनल के लिए आप यहाँ पर डॉट्स यूज़ कर लें और उनको मिला लें आपस में स्मूथ हैंड के साथ, ठीक है। और ये जो आपके पास फिटेड लाइन होगी, आप इसके लिए छोटे छोटे क्रॉस लगा दें, छोटे छोटे क्रॉस लगा दें, और ये आपके पास डिस्टिंक्शन आ जाएगी। और नीचे आप बता सकते हैं या कहीं ऊपर बता सकते हैं कि ये जो लाइन ऐसी है ना जिसके अंदर छोटे छोटे क्रॉसेस यूज़ हो रहे हैं, ये आपके पास एस्टिमेटेड है, या लाइन की इक्वेशन लिख लें, वाई इज इक्वल टू वाई हैट इज इक्वल टू 89 प्लस 7.07x, ये लिख लें, ठीक है। और दूसरी जो डॉटेड लाइन है यहाँ पर डॉट डाल के बता दें, ये आपके पास ओरिजिनल वैल्यूज़ हैं, ठीक है ना, ओरिजिनल वैल्यूज़ या जो आपके पास ऑब्जर्व वैल्यूज़ है। तो ये आपने हिस्टोग्राम भी प्लॉट कर दिया, आसानी से प्लॉट हो जाता है। अगर छोटा क्वेश्चन आए तो आप सारी चीज़ें उसको कोशिश किया करें दे दें, ताकि वो चांस ही ना रहे उसके पास मार्क्स कटिंग करने का, ठीक है। आज का लास्ट जो प्रैक्टिकल है उसको भी देख लेते हैं। प्रैक्टिकल नंबर 20 है और इसके अंदर हमने 3 काम करने थे। स्ट्रेट लाइन भी फिट करनी है, पैराबोला भी फिट करना है, और फिर हमने इनको कंपैरिजन देना है। यहाँ पर सोल्यूशन के ऊपर आ रहा हूँ। ये एक्स वाई के जो हम ईयर्स और वाई की वैल्यूज़ थी उनको तो ले लिया। हमारे पास रिक्वायर्ड लाइन वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स है। नॉर्मल इक्वेशंस की देख ली, नॉर्मल इक्वेशंस को देख के हमने वैल्यूज़ जो चाहिए थी उसके अकॉर्डिंगली टेबल को मुकम्मल कर लिया। समेशन एक्स हमारे पास 0, यहाँ पर भी समेशन एक्स 0, यहाँ ऊपर से वैल्यूज़ लेकर आए पुट करें, जिस तरह अभी हमने पीछे डिस्कस किया। ए की वैल्यू भी निकाल लें, यहाँ से बी की वैल्यू भी निकाल लें। लाइन तो हमारे पास फौरी डिटर्मिन हो जाती है ना, लाइन को निकालने के लिए इशू नहीं रहता। तो लाइन हमारे पास बन गई वाई हैट इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स इज वाई हैट इज इक्वल टू 322 प्लस 12.98 एक्स। ये हमारे पास लाइन आ गई। ओके जी, रिक्वायरमेंट हमारे पास दूसरी भी थी पैराबोला के लिए। अब पैराबोला के लिए हमारे पास नॉर्मल इक्वेशंस 2 नहीं होनी है, नॉर्मल इक्वेशंस 3 होनी है, क्योंकि यहाँ पर ए भी अननोन है, बी भी अननोन है और सी भी अननोन है। तो ये भी हम देख तो चुके हैं। जो नॉर्मल इक्वेशंस थी वो मैं आपके सामने तेज़ी से ड्रा कर रहा हूँ, आप लोग इसको पॉज करके यहाँ पर होल्ड करके देख सकते हैं, ठीक है ना। ये वो एग्जैक्टली वही इक्वेशंस है, थोड़ी सी छोटी करके लेकर आएंगे यहाँ पर इसी पूरे कैनवस के अंदर मैं इस पूरे को डिस्प्ले देना चाह रहा हूँ। तो यहाँ से भी समेशन एक्स वाला यहाँ से 0 करें, ठीक है ना, ये भी 0 कर लें। ये आपके पास 0, ये किधर है जी, ये आपके पास 0 हो जाएगा, ये आपके पास 0 हो जाएगा। यहाँ से आपके पास ये एक्स क्यूब 0 हो जाएगा, ठीक है ना। क्यों 0 होगा? एक्स समेशन एक्स जो हमारे पास 0 है तो इसकी क्यूब जो है ना वापस हमारे पास ऑब्वियसली 0 ही आने हैं। तो जो कैलकुलेशन हमने किए हैं वैल्यूज़ को रिप्लेस कर लेते हैं। वैल्यूज़ को रिप्लेस करके आपके पास जो मिनिमम सिंप्लीफिकेशन जहाँ पर हो सकेगी वो आपके पास ये बी की वैल्यू है जो फौरी तौर पर सॉल्व हो जाएगी। ए और सी को आप लोगों ने साइमल्टेनियसली सॉल्व ही करना होगा। दिस टाइम हमारे पास ए के कोफिशिएंट्स को ही मैं बराबर दोबारा कर लेता हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास 10a है और यहाँ पर 330 है, तो इसका मतलब 33 से मल्टीप्लाई किया जाए इस इक्वेशन को तो हमारे पास ए के कोफिशिएंट्स बराबर हो सकते हैं। तो सिंपली सी को मल्टीप्लाई करा लेते हैं, ठीक है।
मल्टीप्लाई कराने पर हमारे पास रिजल्ट्स आ गए। ठीक है, ये इसको इक्वेशन 1 कह दिया और इसको मैंने इक्वेशन 2 कह दिया। ठीक है ना, ये इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 ऊपर नीचे रखे और सारे अब रिजल्ट्स देखें, ये दोनों जिनके कोफिशिएंट सेम है ये दोनों ही पॉजिटिव हैं। तो एलिमिनेट करने के लिए हमें क्या करना होगा, सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो ये हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, जो प्लस का था माइनस कर दिया, अगर कोई माइनस का होता तो प्लस कर देते। ठीक है ना, ये हो गया हमारे पास एलिमिनेट। जो बाकी चीज़ें रह गई हमारे पास क्या रह गया, 1216 इज इक्वल टू -8448C। तो सी की वैल्यू हमारे पास निकल आई। सी की वैल्यू के ज़रिए हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, उसके अंदर पुट करके रिजल्ट्स बना लें। ठीक है, हम पुट कर रहे हैं इक्वेशन 1 के अंदर, तो इक्वेशन 1 के अंदर पुटिंग करके हमने रिजल्ट्स जनरेट कर लिए। ठीक है, ए की वैल्यू भी आ गई। अब हमारे पास ये रिजल्ट आ गए, वाई हैड इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर जो चीज़ हमने थर्ड पार्ट में देनी है, डिटरमाइन विच इज़ बेटर फिटेड ट्रेंड। ये कमेंट करना है, तो कमेंट फौरी तौर पे कमेंट नहीं होगा, इसको थोड़ा सा देख के करना। देखिए आपके पास ये लाइन की इक्वेशन है, ये पैराबोला की इक्वेशन है। ठीक है ना, यहाँ पर नीचे आ जाइए, सॉरी पुटिंग के बाद ये आपके पास पैराबोला की इक्वेशन। तो हम नेकेड आई से इसको देख के हम ये नहीं कह सकते कि कौन सा बेटर है। हम ऐसा करेंगे कि इन दोनों को ग्राफ कर लेंगे, लेकिन ग्राफ करेंगे किस तरीके से, ओरिजिनल वैल्यूज़ एक्स की, वाई तो आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल है, आपके पास अलॉन्ग एक्स एक्स से रहेगा। ठीक है, एक्स की वैल्यूज़ आप और आपके सॉरी ये अलॉन्ग वाई एक्स रहेगा। ये आपके वाई की वैल्यू, एक्स की वैल्यू और एक्स की वाई की एस्टिमेटेड वैल्यू हमने वो फाइंड करनी है। ठीक है, दोबारा से देख लें, मुझसे फंबल हुआ। आपके पास वाई की वैल्यूज़ जो होंगी वो यहाँ रहेंगी और एक्स की वैल्यूज़ आपके पास यहाँ रहेंगी, अलॉन्ग एक्स एक्स रहेंगी। ये हमारे पास जो भी ग्राफ बनेगा वो ऐसा बनेगा टाइम सीरीज़ का ग्राफ। ठीक है ना, टाइम सीरीज़ के ग्राफ में टाइम जो होता है अलॉन्ग एक्स एक्सेस होता है और एक्स जो है ना वो कोड करके आया है टाइम को। ठीक है, तो ओके जी, अब यहाँ पर इसकी जगह कोई नहीं थी। मैं ऐसा करता हूँ कि नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट पेज पे ये हमारे पास डाटा आ चुका हुआ था। तो ये ज़रूरत ये थी कि हमारे पास पहले से जो चीज़ें मौजूद थी, उन लाइन की इक्वेशन को हमने यहाँ पर लिखा और पैराबोला की इक्वेशन यहाँ पर लिखा। इसमें एक्स की वैल्यूज़ जो है, इन दोनों में एक्स की वैल्यूज़ यहाँ पर, ये डिफरेंट वैल्यूज़ को रिप्लेस करने से हमारे पास वैल्यूज़ आ गई। इसी तरह हमारे पास ये वाई हैड इज इक्वल टू 323 प्लस 63 सॉरी 326.63 प्लस 12.98 एक्स माइनस 0.14 एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये जो हमारे पास है, जहाँ जहाँ एक्स है उसकी जगह पे हम इसको रिप्लेस करेंगे तो ये हमारे पास वैल्यूज़ आ जाएंगी। इन वैल्यूज़ को अगर आप प्लॉट करें, ये मैंने लाइन के लिए पहला पैराबोला के लिए प्लॉट किया है। ठीक है ना, मैंने किस किस को यूज़ किया है, वाई की ये वाली यूज़ की है, वाई की ये वाली वैल्यू यूज़ की है और एक्स जो है ना अलॉन्ग एक्स एक्सेस मैंने ये यूज़ किया है। तो ये आपके सामने आ गया। ये आपके पास देख लें, आपके पास ये जो पिंक सी लाइन है ना, ये पिंक लाइन जो है ना बेसिकली पैराबोला को, ये वाले इस डाटा को रिप्रेजेंट कर रही है। और ये जो ब्लू लाइन है, ये ब्लू लाइन आपके पास ये ओरिजिनल वाई की वैल्यूज़ जो है ना उनको रिप्रेजेंट कर रही है, ओरिजिनल वाई की वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट कर रही है। अब हम ऐसा करते हैं, लाइन को भी देख लेते हैं। लाइन का जब मैंने हिस्टोग्राम, ठीक है ना, हिस्टोग्राम प्लग इन किया तो आप यहाँ पर देख लें। अगर आप गौर करें तो ये जो पैराबोला है ना, ये भी तकरीबन लाइन जैसा जा रहा है, और ये जो लाइन है तो इसने तो ऑब्वियसली लाइन ही होना, तो बहुत ज़्यादा इसके अंदर हमें डिफरेंस फील नहीं हो रहा, बहुत कम डिफरेंस फील हो रहा है। अगर आप यहाँ पर वैल्यूज़ को भी देखो, 205, 198 सिग्निफिकेंट फिगर आपके पास 200 ही बन नहीं है, ये 231, ये 228 इसकी सिग्निफिकेंट फिगर आपके पास 230 बन रही है तकरीबन। ठीक है, तो ये करीब की बल्कि बहुत ही क्लोज वैल्यूज़ दे रही हैं। जब इतनी क्लोज वैल्यूज़ दे रही हैं तो ये पैराबोला वाला तरद्दुद करने की क्या ज़रूरत है। तीन आपने नॉर्मल इक्वेशंस के लिए ड्रा की हैं, फिर उनके अंदर पुटिंग करके सिमल्टेनियस सोल्यूशन की तरफ आपके, तो काफ़ी लेबोरियस काम है। जब आपको रिजल्ट लाइन से भी वही मिल रहा है, पैराबोला से भी वही मिल रहा है, तो हमें पैराबोला की तरफ जाने की कोई ज़रूरत बनती नहीं है। कंक्लूड मैं ये कर रहा हूँ कि बाय कैलकुलेटिंग ट्रेंड वैल्यूज़, ठीक है ना, ए और बी क्या है हमारे पास, ए मैं लाइन को कह रहा हूँ और बी मैं पैराबोला को कह रहा हूँ। ठीक है ना, we clearly observe that there is no significant difference between them। कोई significant difference तो मुझे तो इनके अंदर में नज़र नहीं आ रहा है। इसके दरम्यान में इसके दरम्यान में क्या फ़र्क है, कोई फ़र्क नहीं है, एक जैसी वैल्यूज़ दे रही है तकरीबन, थोड़ा बहुत प्लस माइनस है और वो इग्नोरेबल है। ठीक है, तो इन माई ओपिनियन वी शुड मूव विद द स्ट्रेट लाइन। ठीक है ना, लाइन के साथ जाएँ आप, रादर देन के आप पैराबोला की लेबोरियस कैलकुलेशन पर जाएँ। ठीक है, और इट कैन ऑल्सो बी ऑब्जर्व इन द हिस्टोग्राम में भी आपको ये दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर तो हम अपने लेक्चर को डन करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मिलते हैं। दुआ कीजिए कि सेहत के लिए, ताकि मैं आपके लिए वीडियोज़ जो है ना फ्रीक्वेंटली बना सकूँ। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट कर दिया करें किसी भी किस्म की क्यूरी हो। मैं अगर बहुत फास्ट जा रहा हूँ तो अभी आप बताएं कि अभी सारा थोड़ा सा स्लो जाएँ, या किसी चीज़ की मज़ीद एक्सप्लेनेशन चाहिए तो वो भी मिल जाएगी इंशाल्लाह।
लेकिन बशर्ते सेहत, बशर्ते ज़िंदगी। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।